किशोर चौधरी की कहानी गुलजान देखो परिंदे। हवेली के बंद दरवाजे से चर्र की आवाज आई। बरसों से बंदी होने से दरवाजों के कब्जे ये भूल गए थे कि उनका काम बंदी होकर बैठे रहना नहीं, वरन खुलना और बंद होना आसान करना है। इस चर्र की आवाज के बाद दरवाजे से पहले हल्की रोशनी की पतली फांक झांकी और उसके बाद एक कमसिन चेहरा दिखाई दिया। दो मासूम आंखें। बायां कंधा आहिस्ता से चौखट और दरवाजे के पल्ले को छुए बिना तिरछा होकर बाहर की ओर आ गया। इसी बाहर आने के दौरान आंखों ने पहले करीब और फिर दूर तक का फेरा दिया। दोपहर के 2 बजना चाहते थे। ऊपर के कमरे में लगी पेंडुलम वाली घड़ी नियमित अंतराल से घंटे बजाती थी। जब वो घड़ी आई थी तो अचानक बजने वाला घंटा सबका ध्यान खींचता था। कुछ महीनों बाद घड़ी, समय और उस घर में रहने वाले लोग आपस में घुल मिल गए। घड़ी जहन में इस तरह शामिल हुई जैसे जेब में चीजें लगातार रखी रहें तो उनका वहां होना महसूस नहीं होता। दरवाजे से बाहर आती हुई गुलजान ने कदमों को फूलों का पाठ पढ़ाया, बदन को बिल्ली का लचीलापन दिया, हौसले को चील के पंखों पर रखा। गुलजान ने हवेली और टेकरी पर खड़ी मीनार के बीच की जमीन को काटकर दूरी को छोटा कर लिया। जमीन का वो लंबा सा टुकड़ा प्रेम की छोटी सी कतरन में समा गया। हवेली के पास की टेकरी पर एक टूटी हुई अकेली मीनार थी। नहीं खुलना, ओ मालिक नहीं खुलना, सबकी दोपहर की नींदें सलामत रखना। टेकरी पर हवा ने अपना दुपट्टा दूर तक फैला रखा था। हवा आहिस्ता चलती हुई अपने दुपट्टे में कुछ नई सलवटें भर रही थी। हवा जब एक नई सलवट बनाती तो एक पुरानी सलवट मिट जाती। हवा के दुपट्टे के भीतर खड़ी हुई गुलजान आंख मूंद कर हवा की कोई किनारी पकड़ती, उसे तह करती। हवा रुकने लगती। गुलजान की आंखों ने फिर से खोज की। रास्ते को दूर तक देखा। हल्की ढलान थी, मैदान में जाकर खो जाती थी। कुछ पत्थरों के बीच से दिखती हुई जमीन ही रास्ता थी। उधर कुछ ना था। नजर गिरती तो लुढ़कती हुई धूसर सलेटी रंग के बीच जाकर खो जाती, जैसे कंचे खो जाते थे। वे वहीं आसपास ही पड़े होते, मगर रंगों के छलावे में खुद को ऐसे छिपा लेते कि दिखाई नहीं देते। उसकी निगाहें इंतजार में इस तरह तेजी से घूम रही थी जैसे बचपन की कोई ताजा और छोटी याद, जिस याद में रेत किसी जलपरी की शक्ल ओढ़कर अपनी एक टांग पर नाचती थी। धूप के बीच नाचता हुआ रेत का साया, आसपास की हल्की चीजों को हवा में उठाए हुए भारी चीजों के कान में फूंक मारता हुआ। उड़ा करो, तन से ना सही मन से उड़ा करो। ऐसे साए कभी अचानक आते थे, जैसे कोई रूह आसमान से उतरी हो। रूह ने किया हो रेत का स्नान। कई बार कुछ छोटे साए, जैसे नई जन्मी हुई नन्ही रूहों की अटखेली। ऐसे छोटे वर्तुलों के बीच दफतन गुलजान की सांस थम जाती थी। साइकिल पर सवार लड़का नीचे ढलान में गुजर रहा होता। गुलजान ऊपर टेकरी पर सूनी पड़ी मीनार के भग्नावशेष की एक दीवार पर बैठी हुई सोचती, रूह बन जाए, चील के पंख उड़े और लड़के की साइकिल पर छाया कर दे। अपने पंखों की परछाई से छांव बुनकर साइकिल के साथ साथ चले। लड़के को सोचते हुए अब वो अपने हाथों को देखती। उसके हाथों के नाजुक भूरे रोए खड़े हो रहे होते, जैसे जमीन से कच्ची कोपलें फूट रही हों। वो फिर नीचे देखती। तब तक साइकिल पर सवार नादान लड़का खो चुका होता। गुलजान के भूरे रोए फिर से गुलाबी रंग के होकर उसके हाथों के भीतर दुबक जाते।
उस लड़के का नाम दिबांग था। वो ढलान का पूरा चक्कर लगाकर ऊपर की ओर आता। दिबांग थक जाता, उसे चढ़ाई नहीं चढ़ी जाती। वो आहिस्ता से आंख मूंद कर देखती, हाँ वो आ रहा है, थका हुआ, झुका हुआ। कई बार रुककर उसी को देखता हुआ। वो एक ही तरफ से आता, उस तरफ जिधर गुलजान होती। धूप दिबांग में रंग भरती, पसीना उगाती। हवा धूप के उगाए इस नए रंग पर नाजुक उंगली घुमाती, उसका पसीना सुखाती। गुलजान सांस रोके बैठ जाती, जैसे आखिरी घड़ी आई, जीना मुकम्मल हुआ। दिबांग उसके पास बैठा हुआ, उसके माथे पर किसी ने गुलाब जल छिड़का हुआ। अनेक बूंदें ललाट पर चमकती हुई, बूंदें दूसरी बूंदों से मिलकर भौहों के पास से गालों पर लुढ़कती हुई। गुलजान दुनिया की सबसे छोटी मछली बन जाती। वो तुरंत एक नन्ही बूंद में कूद जाती, वहां से वो फिसलती हुई बहती, भौहों के शाम रंग को चूमती, गाल पर गुदगुदी करती। आखिर दिबांग अपना पसीना पोंछता। नन्ही मछली बनी हुई गुलजान उसकी हथेली में आ जाती। वो अपनी अंगुलियों से छिटक देता नन्ही बूंदें। गुलजान घास पर से उठती और नन्ही मछली से फिर लड़की बन जाती। वो हंसने लगती। दिबांग देखता, किस लिए हंस रही है? वो फिर हंसती। उसे अच्छा लगता कि दिबांग को मालूम ना चल सका कि वो थोड़ी देर पहले क्या थी। वे धूप और हवा के हवाले रहते। सूख रहे दरख्तों के तले छांव नहीं होती। गुलजान कहती, आज तुम यहीं रहना मेरे पास, हिलना नहीं। आज मैं पता लगाऊंगी कि वो साइकिल सवार लड़का तुम ही हो या कोई और है। क्या तुम्हारे सिवा घाटी में से होकर और भी कोई लड़का इधर आता है? दिबांग कहता, और कोई नहीं आता। क्या और किसी को तुम दिखती हो? अच्छा, मैं नहीं दिखती, मगर तुम ढलान के नीचे बड़े काले पत्थर की ओट से आकर आगे बूढ़े दरख्त वाले मोड़ पर कहां खो जाते हो? तुम्हारे पास आने को खो जाता हूं। मीनार के भग्नावशेष सूने होते। कई दिनों से परिंदे गायब। उन दोनों ने जाने कितने दिनों से परिंदों को देखा ही नहीं। जाने किस कारण सूनी टूटी मीनार के पास परिंदे नहीं आते थे। दिबांग के आते ही हवा चुप हो जाती। गुलजान हवा के रंग पढ़ना और किनारी पकड़कर तह करना भूल जाती। हवा उन दोनों से रूठकर टूटी मीनार के आंगन में दुबक जाती। हवा चुप बैठी हुई हल्की छांव में जमीन पर लिखती, एक मिलता है तो दूजा खो जाता है। सांवरे क्या मैं करूं इनका, जो ये बाजे में तार हजार, नाम एक तेरा याद मुझको, गुलजान गा रही होती। दिबांग खोया हुआ सुन रहा होता। मन के कागज पर गीले रंगों से तस्वीर बनने लगती। हवा भी इस गीत से मुग्ध हो जाती। वो रूठना छोड़कर मीनार के बाहर बैठे हुए दिबांग और गुलजान तक आती। वो देखती कि लड़के के मन पर रंगों ने आकार लिया है। हवा उन रंगों को आहिस्ता से पंखा झलती। सूखे रंग जल्दी जल्दी ये लड़का रंगों से भर जाए। रंग इसमें अटखेलियां करें, रंग इससे छलक छलक जाएं, रंग उड़े मेरे साथ, मैं चूनर बन जाऊं गुलजान की, इन दोनों को ढक लूं। हवा एक गहरी सांस भरती। ओ लड़कियों, तुम जब भी पसंद करती हो, किसी को कैसे इतना पसंद करती हो? हवा इस ठहरे दृश्य को तोड़ देना चाहती। वो गा रही लड़की की कमर से कुर्ते को जरा सा उड़ाती और घास बनकर गुदगुदी करती। गुलजान की आवाज की गिरह में एक हंसी का छींटा पड़ता। दिबांग मुस्कुरा उठता। वो गुलजान की अंगुलियां अपनी हथेली में रखता। भूरी चिकनी हथेली में कुछ पंखुड़ियां गुलाब की, लज्जा से भीगी हुई, लरस से भरी हुई।
इस कंपन में गाना कुछ टुकड़ों में बंटकर हवा में खो जाता। हवा उस गाने को बुगची में रखकर स्थिर हो जाती। लड़के के कंधे के पास कोई साया आता। उस साये की गंध हवा के बिना फैलने लगती। लड़का आंखें मूंद लेता। एक गहरी तपिश गर्दन के पास उतरती। पांवों की पिंडलियों में कसमसाहट जागने लगती। भीगे होठों में दबे हुए होठ, तड़प और तड़प। बाहों की कसमसाहट में बेकाबू सांस के बीच अचानक वो दोनों एक दूजे के चेहरे को देखते। दिखती सिर्फ विस्मय से भरी हुई आंखें। वे दोनों एक दूजे के चेहरे को थामे हुए फिर से आंखें बंद कर लेते। दो बुत बियाबान में, टूटी मीनार के अवशेषों की छांव तले, टेकरी के ऊपर, हवेली से दूर, आग, पानी, मिट्टी, कुछ भी नहीं। लड़की घर आकर छत पर टहलती। गली में कोई पदचाप सुनाई पड़ती। मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। एक अनछुई गंध, किताबों से झांकते हुए अक्षरों से, अतीत की स्याही से, कपड़ों में भरे हुए बियाबान से, टूटी दीवार के पास पड़े बड़े पत्थर से, बदन की चुवन, सिहरन, डर और सांसों के आलोड़न से। खिड़की का पल्ला चुप बैठा हुआ। मन की असंख्य खिड़कियां प्रतीक्षा से भरी हुई। दिबांग, दिबांग, ओह दिबांग, आओ, इन खिड़कियों से नहीं, सचमुच की खिड़की से आओ। इस पल्ले के झूले पर सवार होकर आओ। देखो, मन एक समंदर हुआ, भारीपन बढ़ता जा रहा है। ये ठहर एक दबिश है। इस दबिश में सांस गायब हुई जा रही है। इसे तोड़ डालो दिबांग। हर वक्त दिल बेताब, धड़कने बेकाबू। तुम कम हो, हर जगह कम हो, हर मिलन में कम हो। तुम हो ही नहीं, इतने कम हो। चैन के दरख्तों की शाखों से उड़े हुए सुकून के परिंदों का कोई निशान नहीं। दूर आसमान में एक हूक फैली हुई, कहीं किसी खालीपन में गुम होती हुई, कहीं नहीं टकराती। खाली आसमान और बेआवाज हूक। रात गुजर जाती। सुबह के बाद ऊपर के कमरे की घड़ी का घंटा बजता। ठीक वही घंटा जिसका लड़की को इंतजार होता। लड़की उसी टेकरी की तरफ चल देती। टेकरी पर पहुंचने के बाद कुछ ही देर में दिबांग उसे आता हुआ दिखाई देता। वैसे ही हांफता मगर मुस्कुराता हुआ। दिबांग उसके पास आकर बैठता। हवा का करिश्मा शुरू होने से पहले गुलजान पूछती, कल रात तुमने क्या किया? वो जवाब देता, मैंने तुमको याद किया। तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, बस सो गई। ऐसा कहकर गुलजान उससे पूछती, एक बात सुनोगे? वो कहता है, हाँ सुनूंगा, मगर उसे सुनने के बाद तुमको एक सवाल का जवाब देना होगा। ये जवाब मेरे लिए जरूरी होगा। लड़का हामी भरता। अगर जवाब नहीं दिया तो तुमको पाप लगेगा। मैं जवाब दूंगा। मैं ये बात जीवन में किसी से एक ही बार कहूंगी। तुम्हें पक्का जवाब देना होगा, वरना मेरी बात को मेरे साथ ही दफन होना पड़ेगा। दिबांग प्यार से उसके हाथ को थाम लेता। 2 बार सर हिलाकर हामी भरता। गुलजान उसे बात बताती। दूर पुरानी बस्ती का एक लड़का था। वो रोज घर से भाग जाता था। एक दिन जब वो घर पहुंचा तो उसके बड़े भाई ने पूछा, क्यों रे, क्यों इतना उदास हाल? बोल तो, कहां लुट गया, किधर चोट लगी? लड़का कहता, मैं इसलिए उदास हूं कि वो तकिए पर आंसुओं से इबारतें क्यों लिखती है। उसके आंसू बेआवाज क्यों बहते हैं। लड़के का गला पकड़े हुए उसका बड़ा भाई दोनों हाथों से कॉलर खींचता है।
कहाँ जाता है तू आजकल? क्या कुम्हारों के शमशान गया था? लड़का मुस्कुराता। उसकी हंसी में केसरिया रंग घुलता जाता। लड़के के कॉलर फंदा बनकर उसका गला कसते जाते। भाई पूछता, बोल, किसी से वादा किया है वहां? कोई आवाज सुनी और हाँ भरी तूने? कॉलर की गांठ से घुटन बढ़ी और लड़के की आंखें फैलने लगी। एक बड़ी हाँफ हुई। उसने पूरा जोर लगाया और वे दोनों अलग होकर गिर पड़े। वो कुछ रोज पहले दिखी थी। बूढ़े दरख्त वाले मोड़ से ऊपर टेकरी पर देखो तो सबको दिखती है। मैंने उसे देखा तो उसने ऊपर बुला लिया। उसने हाथ से इशारा किया, उधर से आओ। जिस तरफ इशारा किया उसी तरफ आसान चढ़ाई थी। मैं उधर गया तो हवा मुझे धकेल कर ऊपर ले गई। लड़के का भाई तेजी से भागा। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया। सीढ़ियों पर बदहवास उतरते हुए सीधा मंदिर वाले आले तक पहुंचा। घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। माँ और बाबा दौड़े हुए आए। लड़के की भाभी भी आई। मंदिर वाले आले के आगे लड़के का भाई, उसके पीछे 3 लोग। अचानक लड़के के भाई के बदन में भयानक मरोड़ उठी और वो आंगन पर गिर पड़ा। उसके पांव से लेकर सिर तक तड़प भरी लहरें दौड़ने लगी। उसने हाथ से ऊपर की ओर इशारा किया। माँ तुरंत ऊपर की ओर भागी। बंद दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा तो वो बर्फ सी ठंडी थी। माँ ने दरवाजा खोला। लड़का एक कोने में बैठा था। उसके चेहरे पर हल्की हंसी आई। माँ ने मुड़कर नीचे आंगन में देखा। तब तक लड़के का भाई शांत हो गया था। वो ठहरी हुई आंखों से माँ को देख रहा था। माँ ने अपने मुंह को पल्लू से ढका। दरवाजा खुला छोड़कर माँ नीचे चली आई। लड़के का भाई सहम कर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने हाथ घुटनों के मोड़ों पर रख लिए। वो दीवार का पूरा सहारा लिए हुए था। लड़के के गले पर हल्की खरोंच थी। उसने तर्जनी से आंगन पर कुछ लिखा। इसके बाद सो गया। अगली दोपहर लड़का हवा की तरह घर से गायब। उसे घर से निकलते हुए कोई न देख पाया। वो अदृश्य था। उसका पीछा करना बेकार था। मील भर रफ्तार से चलने के बाद उस घाटी के शुरू होते ही उसकी चाल मध्यम हो गई। वो सड़क पर तैर रहा था जैसे मौज में कोई तिनका बहता हो। उसने घाटी से ऊपर टेकरी की तरफ नहीं देखा। वो बूढ़े दरख्त तक पहुंचा और फिर पहाड़ी की छाया वाले हिस्से में मुड़ गया। उसने गहरी सांस ली, सांस जो कल रात से गायब थी। कोई आवाज उसके करीब से गुजरी जैसे कोई सरसराहट थी। उसे गहरा सुकून आने लगा। एक हवा का झोंका छूकर लिपट गया। वो बोझ से आजाद होने लगा। उसके चारों तरफ हल्कापन था। उसकी आंखों की पलकों पर रखे भारी फाहे उड़ने लगे। उसके चेहरे पर पुता हुआ चूना झड़ने लगा। टेकरी पर टूटी सूनी मीनार के पास वाले बड़े पत्थर पर लड़की चुपचाप बैठी रही। हवा उसे इसी तरह बैठे देखकर सिहर उठी। खामोशी के घने जंगल में स्याह साए। लड़के, ओ लड़के। वो लौट कर घर आया। भाई दरवाजे पर ही मिल गया। कहाँ गए थे? लड़के की हंसी झड़ने लगी जैसे लोहे के फूल गिर रहे हों। लोहे के गिरने की आवाज घर भर में फैल गई। भाई चुप खड़ा रहा और लड़का घर के अंदर चला गया। एक बड़ा पंछी कर्कश आवाज में चीखता हुआ घर के ऊपर से निकला। शाम आलू के खेतों से होती हुई घर के दरवाजे तक आई। हल्की मादक शाम। माँ और भाभी रसोई के आगे मुस्कुराए। बाबा थोड़ी दूर बैठे थे। लड़के का भाई वहां न था। लड़का एक बेंच पर लेटा हुआ था। उसके पास किताबें रखी थी। सब किताबों पर लाल रंग के कागज के खोल थे। उधर उसी शाम उस लड़की ने बासी दोपहर को बदन से रगड़कर उतारा। दोपहर के वे छिलके रात की नमी से भीगे हुए थे। वे वहीं पड़े रहे। बिस्तर से नीचे हाथ लटकाए हुए लड़की सोचती रही। एक हवा बजती, एक पत्थर गुनगुनाता, टूटी दीवारों से कोई झांक आती। मन के खाली बर्तन में हवा का बाजा, गुनगुनाहट की चमक, झांक का विस्मय। लड़के की सोच के साथ ये सब चीजें जिंदा हो जाती, जैसे खोई हुई जिंदगी लौट आई हो। लेकिन असल में कुछ ना आता,
तब वो लड़की बिस्तर से उठकर छत पर चली जाती। छत पर फैली रात की स्याह चादर पर चोट कदमों से चलती। उसे लगता जैसे काले फूल बिछे हैं। लड़की अपने दोनों हाथ ऊपर किए कहने लगती, आओ मेरे करीब आओ, मुझे उठा लो यहां से। ये जिंदगी नहीं है, ये एक श्राप है, ये रूह का पहना हुआ तकलीफ का पैरहन है। आओ लड़के, ओ मेरे प्रिय लड़के। घर में सोए हुए लड़के को कुछ हुआ। उसे लगा कि कोई मुसीबत बढ़ रही है। वो कुछ ही दूर है। वो बिस्तर से उठा। उसने दरवाजा खोला, नीचे आंगन में देखा। सब कुछ स्थिर, रात के सम्मोहन में कैद चीजें। पहाड़ी टेकरी का रास्ता याद किया। उसने मीनार की टूटी हुई दीवार को सोचा। उसने हवा की आवाज को सुना। उसने लड़की को याद किया। सुबह लड़का 2 घंटे तक आंगन की उसी बेंच पर बैठा किताब पढ़ता रहा। इसके बाद उसने खाना खाया और अपने कमरे में आ गया। दोपहर होने से पहले जब वो अपने कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे तक आया तो पाया कि दरवाजा बाहर से बंद है। उसने हत्थी को पकड़कर खींचा, मगर वो ना खुला। लड़के ने आवाज दी, माँ को पुकारा, कोई जवाब ना आया। बाबा को पुकारा, कोई जवाब ना आया। भाई को आवाज दी, उसका भी जवाब ना आया। लड़के के पांवों पर असंख्य मकोड़े चढ़ने लगे। वो दोनों हाथों से अंदर लगी हत्थियां खींचने लगा। दरवाजा मजबूती से बंद था। उसने पुकारा, बेहिसाब पुकारा। घर से दूर दूर तक लड़के की आवाज बिखरती रही। दरवाजे की कुंडी हिलती थी मगर टूटती नहीं। लड़का कमरे के अंदर दौड़ने लगा। उसने खिड़की के पास जाकर आवाज लगाई। उसने दरवाजे के पास आकर आवाज लगाई। उसने हर दीवार से आवाज लगाई। 2 घंटे तक दरवाजा हिलता रहा। आखिर घर खामोश हो गया। दोपहर ढल चुकी थी। भाई ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। अंदर से कोई हलचल न हुई। भाई के पीछे बाबा खड़े थे, माँ भी थी। भाई ने अपने हाथ में लिए हुए सरसों के बीज दरवाजे के आगे फैलाए। हाथ में लिए पानी के लोटों से दोनों तरफ जल छिड़का। कांपते कदमों से भीतर गया। लड़का बिस्तर पर सो रहा था। भाई ने आवाज दी, उठो। वो अचरज से उठा। उसने कहा, हाँ भैया। कब से सो रहे हो? पता नहीं, शायद अभी सोया। आओ नीचे चलो। वे सब नीचे चले आए। वहां एक तीसरा आदमी था। उस आदमी ने पूछा, पहाड़ी की टेकरी पर गए थे? लड़के को याद आने लगा कि आज वो कमरे में बंद हो गया था। वो उदास होने लगा। उस आदमी ने कहा, क्या तुम टूटी मीनार के पास बड़े पत्थर पर बैठे थे? क्या तुमने हवा में कोई गीत सुना? क्या किसी 16 साल की लड़की जैसी आवाज थी? क्या तुमने देखा कि वहां घास के तिनके हवा के साथ साथ गोल गोल उड़ते रहते हैं? लड़के ने कहा, नहीं। उस आदमी ने लंबी राहत की सांस ली। सबके चेहरों पर चिंता की रेखाएं मिटने लगी। उस तीसरे आदमी ने तेजी से कहा, अपने हाथ दिखाओ। लड़के ने अपने हाथ आगे किए। वो आदमी हथेलियों को देखकर आराम की मुद्रा में आ गया। उसने लड़के के हाथ छोड़ दिए। उन हाथों में कुछ ना था, एक भी लाल रेशा नहीं। तीसरा आदमी उठा, कुछ बुदबुदाया और सुख भरे कदमों से चला गया। उसके जाते ही घर में हवा की साएं साएं शुरू हो गई। हवा हर तरफ से आ रही थी। बस्ती में जरा ऊंचाई पर बसे हुए इस मकान के अलावा सब मकानों को हवा भेद रही थी। सिर्फ हवा बच रही थी, बाकी खामोशी थी। उस रात लड़के का भाई उसके कमरे में आया। उसने कहा कि मुझे तुमको कुछ बताना है। भाई उसके पास बैठ गया। असल में हम डर गए थे। हमें लगा तुमको कुछ हो गया है। वो जो मीनार की टेकरी है, वहां कोई साया है। वहां पर जाने वालों को कुछ हो जाता है। अब तक जो भी गया उसे हवा ने छुआ, हवा में गीत सुने। उसने हवा का नाच देखा। हवा खुद वहां लोगों को ऊपर खींच लेती है। अपने भाई की बात सुनते हुए लड़का दीवार का सहारा लिए चुप बैठा रहा। वो जो लड़की थी उसे भी दोपहर को हवेली में कैद कर दिया गया।
उसने दरवाजों को आवाज नहीं दी, उसने हत्थियां पकड़कर नहीं खींची, वो चुप रही। जिस तरह लड़का एक दिन के लिए बंद किया गया था, उसके उलट लड़की को अनेक दिनों तक बंद रखा गया। इसके बहुत दिनों बाद एक दोपहर उस लड़के और लड़की को किसी ने घाटी से देखा। वे दोनों एक साथ इसी टेकरी पर थे। जब लोग उनको खोजने आए तब वे यहां नहीं मिले। वे दोनों गायब हो गए थे, फिर कभी किसी को नहीं मिले। गुलजान ने अपनी बात पूरी कर दी। दिबांग सोच में गुम था। गुलजान ने उसे याद दिलाया कि अब तुमको जवाब देना होगा। दिबांग ने कहा, पूछो क्या सवाल है। गुलजान ने पूछा, बताओ वे दोनों कहाँ गए। दिबांग ने महसूस किया कि इस सवाल के बाद हवा अचानक रुक गई है। खामोशी गहरी होती जा रही है। मीनार की टूटी दीवार के पास से कोई झांक हुई, वहां कोई सरसराया। सब चीजें गहरे मौन में, किंतु लगता कि सब बोल रही हों। पत्थर, घास, रेत, हवा, सूखे दरख्त, हर एक उससे कुछ कहना चाह रहा है। दिबांग ने कहा, वो लड़का ये मीनार हो गया और लड़की हवा हो गई। गुलजान ने फुर्ती से दिबांग को बाहों में भर लिया। वो रोने लगी। तुम कैसे मेरे मन को पढ़ लेते हो? बताओ कहां से सीखा मन को पढ़ना? वे दोनों एक दूजे की बाहों में टूटी मीनार के पास वाले बड़े पत्थर पे थे। उनके मन भीगे हुए थे। वो एक दूजे को चूम चुके थे। दिबांग ने गुलजान से कहा, अपनी आंखें खोलो और देखो तो। गुलजान ने कहा, दिबांग ने फिर खुशी से कहा,